Hello everyone, myself Sahil Mandhan, a second year BHMS student from State Homeopathic Medical College, Gorakhpur. Welcome again to my YouTube channel, Materia Medica Insight. In today's lesson, we are going to explore one of our first year medicine, Allium cepa. By the end of this video, you all have a clear understanding about Allium cepa, its key characteristic and clinical significance. So grab your notes, stay tuned, and let's dive into the lecture. एलियम सेपा। एलियम सेपा, अब से हम जो भी फर्दर मेडिसिन पढ़ेंगे इन फ्यूचर, जो भी मेडिसिन हम कवर करेंगे उन्हें हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। पार्ट वन हम एस.के. दुबे पूरी की पूरी कवर करेंगे एक्सेप्ट पर्टिकुलर्स, और पार्ट टू में हम क्या कवर करेंगे, H.C. एलन सर की बुक और विलियम बोरिक सर की बुक। पार्ट टू में ये दो चीज़ें रहेंगी, और पार्ट वन जो कि अभी आप लोग देख रहे हो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ एस.के. दुबे कवर कर रहे होंगे। और सबसे पहले मैं आप लोग को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बता दूं कि कोई भी अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है तो उसके लिए पार्ट वन मोर देन सफिशिएंट है। और मैं इसमें थोड़ा बहुत गाइड भी कर दूंगा कि अगर उसको पर्टिकुलर्स, जैसे मैं नहीं कवर करता हूँ, पर्टिकुलर्स नहीं बताता हूँ, तो वो पर्टिकुलर्स भी कैसे बताए, कैसे लिख सकता है, वो इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। नहीं तो अगर आपके पास टाइम है तो आप दोनों के दोनों ही पार्ट्स देखिए, दोनों ही नेसेसरी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इलियम सेपा, कॉमन नेम इज अनियन, प्रूव्ड बाय डॉक्टर हेरिंग, और फैमिली क्या है, लिलिएसी। ठीक है, फैमिली है लिलिएसी। इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले। द मदर टिंचर ऑफ एलियम सेपा इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फ्रेश रेड बल्ब। मीन्स अनियन जो होता है, सब जानते हैं कि प्याज जब उसको हम पील करते हैं उसकी आउटर कवरिंग तो उसके अंदर रेड होता है। तो अब नॉर्मली उसकी कोई थेरापेटिक वैल्यूज़ नहीं होती हैं। एक प्याज जो हम खाते हैं रेगुलर नॉर्मल डेज में, उसकी कोई थेरापेटिक वैल्यूज़ नहीं होती। लेकिन अगर उसी अनियन को हम पोटेंटाइज कर दें तो उसकी थेरापेटिक वैल्यूज़ बढ़ जाती हैं या बंद हो जाती हैं उस अनियन की थेरापेटिक वैल्यूज़, विच एविडेंटली ग्रो इन इंडिया। ऑर्डिनरली इट हैज़ नो थेरापेटिक वैल्यू। जैसा मैंने आपको बताया, सिर्फ अनियन की कोई थेरापेटिक वैल्यूज़ नहीं होती, मीन्स वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ नहीं बियर करता है। लेकिन अगर उसे हम पोटेंटाइज कर दें तो उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ डेवलप हो जाती हैं। बट व्हेन इट इज़ पोटेंटाइज्ड, इट serves as an excellent remedy for any catarrhal inflammation. Now what is catarrhal inflammation? Catarrhal inflammation का मतलब ये होता है inflammation of the mucous membrane। कहाँ की mucous membrane? नोज की, थ्रोट की म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्फ्लामेशन हो जाता है तो क्या होता है, म्यूकस का सिक्रीशन ज़्यादा होने लगता है। ठीक है, इट इज़ मोर और लेस एन एक्यूट ड्रग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हमें ये मिल गई कि हमें एक ओवरव्यू मिल गया कि ये क्रॉनिक केस में नहीं जाएगी, एक्यूट केस में जाएगी। ठीक है, एक्यूट ड्रग है। आगे बढ़ते हैं, हम इसके क्लिनिकल्स देखते हैं। क्लिनिकल्स क्या है, कैटर, कोल्ड, कोराइजा, कफ। अब मैं तीनों का मतलब आपको बताता हूँ। कफ मतलब क्या होता है, कफ मतलब क्या होता है, खांसी होता है। कोल्ड और कोराइजा क्या होता है, सर्दी और जुकाम, जो कि अभी मुझे हुआ है सर्दी और जुकाम, तो मैं बहुत अच्छे से रिलेट कर लूँगा ये मेडिसिन। ठीक है, अभी मुझे कोल्ड और कोराइजा हुआ है, सर्दी जुकाम है मुझे। ठीक है, अब कोल्ड और कोराइजा में होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ। कोल्ड और कोराइजा एक वायरल इन्फेक्शन है। क्या है, वायरल इन्फेक्शन है। ये सारे वर्ड्स के मतलब आप लोग ज़रूर अपनी नोटबुक में और बुक में नोट डाउन करते रहें कि आप लोग को पता चले जब आप रिवाइज करें कि हाँ इसका मतलब ये होता है। ठीक है, और इसमें क्या होती है, स्नीजिंग होती है बहुत ज़्यादा, लिख लें आप लोग, स्नीजिंग। ठीक है, कंजेशन होता है, मुझे भी बहुत ज़्यादा स्नीजिंग हो रही है, छींकें आ रही हैं। स्नीजिंग मतलब छींकना। कंजेशन मतलब नाक जब बंद हो जाती है तो उसे कंजेशन कहते हैं। ठीक है, स्नीजिंग, कंजेशन और वाटरी।
नोज़, रनिंग नोज़, हम ये कह सकते हैं रनिंग नोज़, नाक से बहुत ज़्यादा पानी आना, ठीक है। कफ मतलब खांसी आना। डायरिया हम सबको पता है, वाटरी स्टूल जब हो जाता है किसी भी पेशेंट का तो डायरिया की कंडीशन आ जाती है, बोवेल मूवमेंट इंक्रीज हो जाता है इसमें। इन्फ्लुएंजा क्या होता है? इन्फ्लुएंजा भी वायरल इन्फेक्शन है। कहाँ कहाँ का वायरल इन्फेक्शन है? वायरल इन्फेक्शन है कहाँ कहाँ का? नोज का, थ्रोट का और लंग्स का, ठीक है। इंजरीज की बहुत अच्छी मेडिसिन है, लोग ये चीज़ भूल जाते हैं। एलियम सीपा में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्टिकुलर्स आप लोग को जानने चाहिए वो इंजरी है और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स की बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसलिए इसके जो पर्टिकुलर्स होते हैं ये दोनों ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेरेंजाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ लेरिंग्स। हम आगे चल के गाइडिंग सिम्टम भी देखेंगे लेरिंग्स का, तभी हम इस बारे में बात करेंगे लेरेंजाइटिस के बारे में। नेजल पॉलिप्स क्या होता है? नेजल पॉलिप्स का मतलब ये होता है कि आउटग्रोथ हो जाती है नेजल पैसेज में, मतलब नोज में एक आउटग्रोथ हो जाती है। उसमें क्या होता है? वो पेनलेस होती है, मतलब उसमें कोई पेन नहीं होगा। मैं आप लोग को ये दिखा देता हूँ, इमेज में लेकर आया हूँ आप लोग के लिए। तो जहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं, ये स्ट्रक्चर, ये सारे क्या है? नेजल पॉलिप्स है। यहाँ लिखा हुआ था नेजल पॉलिप, ठीक है। पेनलेस होते हैं ये, सबसे पहले पेनलेस होते हैं ये, ठीक है। आउट ग्रोथ होती है, ठीक है, और नॉन कैंसरस भी होते हैं। ये आप लोग लिखते रहें अपनी बुक में या जहाँ पे भी आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं वहाँ पे। थ्रॉट अफेक्शन क्या होता है? थ्रॉट अफेक्शन का मतलब ये होता है कि थोरेक्स रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, जो भी ऑर्गन थोरेक्स से रिलेटेड है, उनमें कोई डिजीज हो जाना, डिरेंजमेंट हो जाना, उसे हम थ्रॉट अफेक्शन कहेंगे। वूपिंग कफ का मतलब क्या होता है? काली खांसी, आप लोग को पता होगा, काली खांसी, ठीक है, काली खांसी होती है, वूपिंग कफ कहते हैं। स्फीयर ऑफ एक्शन देखते हैं। अब हमें क्लिनिकल से क्या क्या चीज़ें पता चली? क्लिनिकल से हमें क्या क्या पता चला, कहाँ कहाँ एक्ट करती है? सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी सिम्टम्स पे एक्ट करती है। डाइजेस्टिव सिम्टम, डायरिया हो रहा है किसी को तो ये डाइजेस्टिव सिम्टम पे, डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी एक्ट कर रही है। तो हम ऐसे सोच सकते हैं, बना सकते हैं कि क्लिनिकल इसका जो जो है उसी रिलेटेड ऑर्गन्स पे ये एक्ट करेगी, इसका स्फीयर ऑफ एक्शन वही होगा। तो हम देखते हैं। सबसे पहले इट्स मेन सेट्स ऑफ एक्शन आर कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा क्या होती है? आई में जो ये वाइट एरिया होता है, वाइट पार्ट होता है, उसे हम कंजक्टाइवा कहते हैं। कंजक्टाइवा क्या होता है? थिन कवरिंग होती है आई के ऊपर जो प्रोटेक्ट करती है आई को फ्रॉम डस्ट एंड फॉरेन बॉडीज, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज, ठीक है, रेस्पिरेटरी में आ गया नोज। अब यहाँ पे लिखा भी है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इंटेस्टाइन जैसे मैंने आपको बताया डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्ट कर रही है। डायरिया हो रहा है पर्सन को तो मेडिसिन कहाँ जाके एक्ट करेगी? इंटेस्टाइन में एक्ट करेगी। नर्व्स एंड वेन्स, ठीक है, नर्व्स एंड वेन इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये इसके जो गाइडिंग सिम्टम्स हैं नर्व्स और वेन्स से रिलेटेड, ये सब आगे आएंगे भी तो आप लोग को पता चलेगी। तो ठीक है, सबसे पहले कंजक्टाइवा, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, वेन्स पे, नर्व्स पे और इंटेस्टाइन पे एक्ट करेगी। अब हम पैथोजेनेसिस देख लेते हैं। पैथोजेनेसिस क्या होगी? अब पैथोजेनेसिस इट कॉज इरिटेशन ऑफ द कंजक्टाइवा, ठीक है, आई में इरिटेशन कॉज करेगी एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज, रेस्पिरेटरी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट प्रोड्यूसिंग, क्या प्रोड्यूस करेगी? एक्यूट कैटेरल इन्फ्लामेशन। मीन्स ये जो मेडिसिन है वो किस किस फंक्शन को किस किस तरीके से ठीक करेगी, ये लिखा रहता है पैथोजेनेसिस में। मीन्स जो भी डिरेंजमेंट हुआ है, मतलब जो भी बॉडी फंक्शनिंग सही नहीं काम कर रही है, उसको किस तरीके से, कौन कौन से बॉडी पार्ट पे जाके कैसे कैसे एक्ट करेगी और कैसे पेशेंट को सही करेगी, वो पैथोजेनेसिस में लिखा रहता है। कहाँ का इरिटेशन कहाँ कॉज करता है? कंजक्टाइवा में, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। प्रोड्यूस एक्यूट कैटेर इन्फ्लामेशन, एक्यूट डिजीज है। कैटेर इन्फ्लामेशन का मतलब मैंने आपको बता दिया, इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन जिससे कि म्यूकस का सिक्रीशन ज़्यादा होगा एंड प्रोफ्यूज डिस्चार्ज, ठीक है। इट ऑल्सो कॉज न्यूरेल्जिया, इन्फ्लामेशन ऑफ वेन, ठीक है। न्यूरेल्जिया क्या होता है? पेन इन नर्व्स, मैं लिख दे रहा हूं ये चीज, पेन इन
नर्व्स। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले जब इसमें मेंशन कर दिया गया है कि ये एक्यूट ड्रग है और एक्यूट रेमेडी है, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का इतना ज़्यादा कोई रोल प्ले नहीं होता है। ठीक है, हम कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ इतना ज़्यादा इंक्लाइन नहीं करेंगे। और जब हम किसी भी पेशेंट को सोचेंगे एलियम सेपा देने से पहले, तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगा एज अ फिजिशियन हमारे लिए। ठीक है, तो अब हम कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। सिंस इट इज़ मेनली एन एक्यूट ड्रग, कंसिडरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, मैंने आपको बता दिया। द पेशेंट इज हाउएवर वेरी हॉट। ठीक है, पेशेंट कैसा होगा? हॉट होगा, वेरी हॉट, विथ सोरिक मियाजम इन दी बैकग्राउंड। मियाजम क्या होगा? सोरा होगा। तो अभी हम आगे देखेंगे कि वेरी हॉट पेशेंट क्या होगा? हॉट होगा। ठीक है, तो उसको दिक्कत किस किस चीज़ों से होगी? उसे गर्म चीज़ों से दिक्कत होगी। ठीक है, रिलेशन विथ हॉट एंड कोल्ड में क्या होगा? हॉट पेशेंट है, यानी कि उसको दिक्कत किससे होगी? गर्म चीज़ों से होगी। ये हम आगे अभी देखेंगे, मोडेलिटी से पढ़ेंगे तो हम ये चीज़ मैं ज़रूर आपको एक बार और मेंशन कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है वेरी हॉट। तो बहुत सारे लोगों को इसका मतलब नहीं समझ में आता है कि वेरी हॉट लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है। तो मतलब पेशेंट को गर्म चीज़ों से दिक्कत होगी। और एमुलरेशन आराम किससे मिलेगा? उसे कोल्ड इन्वायरमेंट से आराम मिलेगा। ठीक है, गाइडिंग सिम्टम देखते हैं। सी गाइडिंग सिम्टम, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, गाइडिंग सिम्टम में हमारे पास हर बार की तरह इस बार भी दो तरीके हैं। सबसे पहले तो ये इमेज, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जिसकी आप लोग इमेज ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कि आप लोग को जब बाद में पढ़ना हो तो आप इस इमेज के थ्रू आपके अराउंड कितने हमारे पास 8 और 9 गाइडिंग सिम्टम्स होते हैं हमारे पास। तो इसमें से आपको 5 to 6 गाइडिंग सिम्टम्स इसी इमेज में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को ये इमेज विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए, और मैंने एक शॉर्ट फॉर्म जो हमेशा लाता हूँ गाइडिंग सिम्टम्स को याद करने के लिए, वो तो है ही हमारे पास। ठीक है, तो 1 by 1 हम गाइडिंग सिम्टम्स याद करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं, याद तो इस इमेज के थ्रू हो जाएगा और जो मैं ट्रिक बताऊंगा उसके थ्रू हो ही जाएगा। एलियम सेपा इज लेफ्ट साइडेड मेडिसिन, सिम्टम्स गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं, ये जो पेशेंट है इसका ये लेफ्ट है और इसका ये राइट है। ठीक है, ठीक है, इसका ये लेफ्ट है और इसका ये राइट है। इसमें साफ साफ इंडिकेशन दिया हुआ है कि सिम्टम्स गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, इसका मतलब क्या? यहाँ पे हमें 2 एरोज दिख रहे हैं, 2 एरोज दिख रहे हैं, फर्स्ट एरो सेकेंड एरो। सिम्टम्स यहाँ से यहाँ जा रहा है। पहले क्या है? पहले जो भी सिम्टम्स है वो हमारे इस साइड है। ठीक है, अब वो इधर से इधर जा रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं सिम्टम्स। ये जो एरो डिनोट कर रहा है ये ज़्यादा सिम्टम्स को डिनोट कर रहा है। पहले सिम्टम्स यहाँ था, अब वो सिम्टम्स यहाँ आ गया है। ठीक है, ये वो जो एरोज है ये है मेन एरो जो सिम्टम्स को डिनोट कर रहा है, और जो ये वाले छोटे छोटे एरोज हैं ये दिखा रहा है पहले यहाँ पे था सिम्टम, कोई भी सिम्टम पहले यहाँ पे था और फिर वो यहाँ से यहाँ चला गया। ठीक है, सिम्टम्स लेफ्ट साइडेड रेमेडी है, इसे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, लेफ्ट साइडेड रेमेडी है और सिम्टम्स कहाँ से? लेफ्ट टू राइट जाएंगे जो भी सिम्टम्स होंगे। अब हम देखते हैं इन कॉमन कोल्ड, कफ, हेडक, यानी खांसी की केस में, सर दर्द की कंडीशन में, और कॉमन कोल्ड बुखार। बुखार मतलब कॉमन कोल्ड में बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं हमारे। ठीक है, रनिंग नोज हो गया, स्नीजिंग हो गया, फीवर हो गया और कंजेशन हो गया, ये सारे सिम्टम कॉमन कोल्ड में ही आ जाते हैं। ठीक है, विच इज़ एग्रेवेटेड इन वार्म रूम। ठीक है, उसे ये सारी दिक्कत वार्म रूम में बढ़ जाएगी। इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि जो पेशेंट है वो हॉट है, उसे गर्म चीज़ों से दिक्कत होती है, एग्रेवेट हो जाएंगे। कहाँ पे? वार्म रूम में हमें एग्रेवेशन देखने को मिलेगा। बेटर इन ओपन एयर, एमलरेशन हमें कहाँ देखने को मिलेगा? ओपन एयर में। एंड वर्स अगेन ऑन रिटर्निंग टू अ वार्म रूम,
जब कोई पेशेंट एक गर्म कमरे में जाएगा तो उसकी दिक्कतें ये सारी बढ़ जाएंगी। कौन कौन सी दिक्कत? कॉमन कोल्ड, कफ, हेडेक बढ़ जाएगा। लेकिन उसे आराम कहाँ मिलेगा? ओपन एयर में आराम मिलेगा, यानी खुली हवा में। और फिर वो सारी दिक्कत वापस आ जाएगी कब? जब वो वापस उस गर्म कमरे में, वार्म रूम में जाएगा। एलियम सेपा मस्ट बी थॉट ऑफ। एलियम सेपा हम इस कंडीशन में सोच सकते हैं जब पेशेंट आपको एग्जैक्ट ये चीज़ बताए कि ऐसी ऐसी मुझे सिचुएशन आ रही है। ठीक है, और ये जो दो साइंस मैंने आपको बताए हैं, ये एग्रावेशन का साइन होता है और ये वाला एमलरेशन का साइन होता है, ये आप लोग जान लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोफ्यूज वाटरी एंड प्रोफ्यूज मतलब बहुत ज़्यादा, वाटरी मतलब पानी जैसा। एक्रिड नेजल डिस्चार्ज विथ प्रोफ्यूज बहुत ज़्यादा, ब्लैंड मतलब एक्रिड नहीं है, नॉर्मल डिस्चार्ज है। ठीक है, लेक्राइमेशन। ठीक है, अब मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि एक्रिड मीन्स एसिड, मीन्स एक्रिड मतलब एसिड, मतलब एक्रिड मतलब एसिड समझे। कि जो उसका नेजल डिस्चार्ज है, मतलब जो नाक से डिस्चार्ज होगा वो कैसा होगा? बहुत ज़्यादा होगा, वाटरी होगा और एक्रिड होगा। एक्रिड ऐसा एक्रिड होगा कि जब नोज से डिस्चार्ज होगा तो उसके अपर लिप्स और ये वाला जो पोर्शन है ये सब छिल जाएगा, इसीलिए एक्रिड लिखा हुआ है। ठीक है, विथ प्रोफ्यूज ब्लैंड लेक्राइमेशन। अब जब भी सबके साथ होता है ऐसा, जब भी कहीं प्याज कट रहे होते हैं तो आपके आँख में से पानी आने लगता है, राइट? आँख में से पानी आने लगता है, तो क्या उस पानी से आपको यहाँ कहीं छिल जाता है? एक्रिड तो नहीं होता है वो, एक्रिड तो होता नहीं है कि आपकी ये स्किन को हार्म पहुँचा दे या छिल जाए ये स्किन, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि एलियम सेपा में आँखों में से, जब एलियम सेपा यानी कि जब प्याज कटता है तो आँखों में से पानी आता है। तो वो पानी जो होता है वो एक्रिड तो होता नहीं है, वो ब्लैंड होता है, मींस न्यूट्रल होता है। ऐसा तो होता नहीं कि वो स्किन को हार्म कर रहा है, स्किन को कोरोड कर रहा है, छील रहा है, तो ऐसा तो नहीं होता है। कोरोजन तो हमें देखने को नहीं मिलता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि एलियम सेपा में जो लेक्राइमेशन होता है वो प्रोफ्यूज ज़्यादा होता है और ब्लैंड होता है। यूफ्रेशिया में इसका जस्ट अपोजिट होता है। यूफ्रेशिया एक मेडिसिन है जो हम इन फ्यूचर पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होता है ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। नेजल डिस्चार्ज क्या होगा? यूफ्रेशिया में ब्लैंड होगा। एक्रिड कौन सा होगा? लेक्राइमेशन होगा। ये ही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ये आप लोग ज़रूर याद कर ले, यूफ्रेशिया में ऐसा होता है। मैंने आपको ये वाला गाइडिंग सिम्टम रिलेट भी कर दिया रियल लाइफ से। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो पेशेंट होगा उसे क्या होगी? उसे हमेशा डिज़ायर होगी अनियन की। डिज़ायर फॉर रॉ अनियन इज़ एन इंडिकेशन ऑफ द रेमेडी, डिज़ायर होगी उसे। ठीक है, वो हमेशा चाहेगा कांदा, महाराष्ट्र साइड, मतलब जो भी लोग महाराष्ट्र से देख रहे हैं उन्हें कांदा पता होगा। कांदा मीन्स अनियन होता है, प्याज। ठीक है, वहाँ पे कांदा बोला जाता है। प्याज, लोगों को प्याज खाना, सिर्फ कच्चा प्याज खाना पसंद होता है, कुछ लोग खाने के साथ लेते हैं प्याज। तो ये भी हम समझ सकते हैं कि हाँ एलियम सेपा हो सकती है इसके लिए रेमेडी। एग्रेवेट इन वार्म रूम हमने देखा, अभी हम आगे मॉडलिटीज़ में भी देखेंगे। इन द इवनिंग, दो चीज़ें हैं, दो एग्रेवेशन मिले, वार्म रूम में और इन द इवनिंग जो भी सिचुएशन है, जो भी दिक्कतें हैं वो एग्रेवेट करेंगी। रिलीव्ड इन कोल्ड रूम एंड ओपन एयर, मैं फिर से एक बार लोगो बना देता हूँ, एमलरेशन एंड एग्रेवेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिक्कत, आराम कब मिलेगा उसको दिक्कत से? कोल्ड में, ओपन एयर में, कोल्ड रूम में, ओपन एयर में उसे आराम मिलेगा। वॉयलेंट लेरेंजाइटिस, लेरेंजाइटिस मतलब हमने क्लिनिकल में भी देखा था। लेरेंजाइटिस, लेरिंग्स कहाँ प्रेजेंट होता है? इस रीजन में प्रेजेंट होता है, ये इस रीजन में प्रेजेंट होता है, नेक में। लेरेंजाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ लेरिंग्स। ठीक है, कफ सीम्स टू टीयर एंड स्प्लिट दी लेरिंग्स। उस पेशेंट को कैसा लगेगा? उस पेशेंट को ऐसा लगेगा कि जो उसका गला है वो बात करेगा तो उसका गला फट जाएगा, मतलब स्प्लिट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, टीयर टूट जाएगा, फट जाएगा, उसे ऐसा लगेगा। ठीक है, उसे गले में इतनी दिक्कत होगी। न्यूरैल्जिक पेन लाइक अ लॉन्ग थ्रेड, पेन कैसा होगा? न्यूरैल्जिक पेन होगा, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूरैल्जिक पेन होगा, थ्रेड लाइक पेन होगा। मैं ये दो गाइडिंग सिम्टम एक साथ कवर कर रहा हूँ। न्यूरैल्जिक पेन होगा यानी कि नर्व में पेन होगा। ठीक है,
विद अ लॉन्ग थ्रेड फॉलोइंग एम्प्यूटेशन। एम्प्यूटेशन का मतलब क्या होता है? डाइसेक्शन। मीन्स अगर कोई नर्व इंजरी हुई, उसके बाद कुछ उसकी सर्जरी हुई है, उस टाइम जब अगर पेन हमें देखने को मिल रहा है पेशेंट में, नर्व पेन, तो हम ये सोच सकते हैं। और नर्व इंजरीज हमें देखने को मिल रही है इज रिलीव्ड बाय दिस रेमेडी। कोई डाइसेक्शन हुआ है जिसमें नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम थी या नर्व इंजरीज में, हम ये सोच सकते हैं न्यूरल्जिक पेन की बहुत अच्छी रेमेडी है। थ्रेड लाइक पेन होगा इन वेरियस पार्ट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलियम सेपा। थ्रेड लाइक पेन मीन्स धागे की तरह ऐसा लगेगा धागा धागा जा रहा है किसी बॉडी पार्ट में, और फिर उस धागे के अलोंग पेन हो रहा है, ऐसा फील होगा पेशेंट को। वो लिटरली ये सारी चीज़ें आपको बताएगा कि मुझे ऐसा दर्द होता है। ठीक है, तो हम उस कंडीशन में इलियम सेपा सोच सकते हैं। ठीक है, एलमेंट, उसकी दिक्कत बढ़ेगी कैसे? हमने देखा कि गर्म कमरे में वापस जा रहा था, रिटर्निंग टू द वार्म रूम, तो उसकी दिक्कत बढ़ रही थी। एक्सपोजर टू डैम्प नॉर्थ वेस्ट कोल्ड विंड, उसको डैम्प नॉर्थ वेस्टर्न कोल्ड विंड से उसकी दिक्कत बढ़ेगी। बैड इफेक्ट फ्रॉम गेटिंग वेट, अगर वो भीग जाएगा तो उसकी दिक्कत बढ़ जाएगी। सैलेड से दिक्कत बढ़ेगी, क्यूक्यूम्बर से उसकी दिक्कत बढ़ेगी। सैलेड क्यूक्यूम्बर एक साथ ही हम याद कर लेते हैं क्योंकि सैलेड में ही क्यूक्यूम्बर आता है, तो इतना हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो उसकी दिक्कत कहाँ का बढ़ेगी? नॉर्थ वेस्ट कोल्ड विंड से, फ्रॉम बैड इफेक्ट फ्रॉम गेटिंग वेट, और सैलेड और क्यूक्यूम्बर से। अब हमने ये सारे गाइडिंग सिम्टम एक बार मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब हम इस इमेज से देखते हैं वो सारे के सारे गाइडिंग सिम्टम्स जो इस इमेज में रिप्रेजेंट हो रहे हैं। प्लस इसी के साथ साथ मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बता ही दूंगा, ठीक है, जिससे आप लोग याद कर लें। लेट सपोज मैं एक सिचुएशन आपको सामने रखता हूँ। मान लेते हैं एल एन टी आप में से बहुत लोग जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते तो मैं आपको बता दूं, लार्सन एंड टर्बो एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि बहुत बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन साइट्स होते हैं, उनके कंस्ट्रक्शन साइट बहुत बड़े बड़े होते हैं। बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट जैसे बिल्डिंग्स हो गई, स्टेडियम्स हो गए, और बहुत सारी चीज़ें वो सब बनाते हैं एल वाली कंपनी में। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं ये जो भाई साहब है हमारे पास, ठीक है, ये एल में काम करते हैं। ठीक है, एल में ये काम करते हैं। ठीक है, अब ये जो रूम है, इस रूम से ये भाई साहब बाहर क्यों खड़े हैं? क्योंकि अंदर कमरा बहुत ज़्यादा गर्म है। ये एल की पूरी साइट है जहाँ पे काम चल रहा है। ठीक है, और इन भाई साहब के पास एक डेल का टीवी है, डेल की एक टीवी है। क्या है? डेल की एक एलसीडी टीवी है। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें हो गई, ये एल की साइट, एल का एक कंस्ट्रक्शन साइट है, वहाँ पे काम चल रहा है, और ये भाई साहब वहाँ के मैनेजर हैं। ठीक है, और इन्हें अंदर बहुत दिक्कत होती है तो ये बाहर आ गए। बाहर से ही अंदर बैठे बैठे ये जो अपनी कंप्यूटर होती है, डेल का लैपटॉप या डेल की एलसीडी टीवी पे सारा काम ये देखते हैं। ये मैनेजर है भाई, मैनेजर को तो इतना ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, तो वो अंदर बैठे बैठे इस कमरे में देखता रहता है। अब ये नहीं देख पा रहा है, क्यों? क्योंकि इसे गर्म कमरे में दिक्कत होती है। ठीक है, डिज़ायर फॉर रॉ अनियन, सबसे पहला काम, डिज़ायर फॉर रॉ अनियन इज एन इंडिकेशन फॉर एलियम सेपा। इसके हाथ में प्याज क्यों है? क्योंकि ये प्याज खाता है तो इसे अच्छा लगता है, इसे आराम मिलती है। ठीक है, अब इसके नोज में से डिस्चार्ज है, बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज है, इसीलिए यहाँ तक डिस्चार्ज बनाया गया है। ठीक है, नेजल डिस्चार्ज ये, और ये लैक्राइमेशन। ठीक है, ठीक है, अब जो नेजल डिस्चार्ज है ये इसके अपर लिप को और इस वाले पोर्शन को ये कोरोड कर रहा है, छील दे रहा है, और ये कैसा है? ब्लैंड लैक्राइमेशन है। हमने ये कौन कौन से देखा? एक गाइडिंग सिम्टम हमने ये देख लिया नोज वाला और लैक्राइमेशन वाला। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि ये जो नर्व्स बनी है, न्यूरल्जिक पेन यानी कि थ्रेड लाइक पेन, न्यूरल्जिक पेन हो रहा है ऐसे, इसीलिए ये नर्व्स यहाँ पे बनी हुई हैं, पूरी बॉडी में नर्व्स बनी हुई हैं। क्यों? क्योंकि इसे न्यूरल्जिक पेन हो रहा है। न्यूरल्जिक पेन क्या होता है? नर्व में इंजरी की वजह से उसकी नर्व्स में पेन हो रहा है। कैसा पेन है? थ्रेड लाइक पेन है। ठीक है, दो गाइडिंग सिम्टम्स और हो गए। हमने देखा कि एलियम सेपा लेफ्ट साइडेड रेमेडी होती है। अब जब एलियम सेपा लेफ्ट साइडेड रेमेडी है तो जो भी सिम्टम्स होंगे वो लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे।
और इस भाई साहब ने अपना जो हाथ है वो यहाँ पे क्यों रखा हुआ है? क्योंकि इन्हें वायलेंट लेरेंजाइटिस है। वायलेंट लेरेंजाइटिस में ये बोल भी नहीं पा रहे, इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो इनका गला है वो फट जाएगा। उन्हें इतना ज़्यादा दिक्कत है, इतना ज़्यादा पेन है। ठीक है, अब हमने बहुत सारे गाइडिंग सिम्टम्स इस इमेज से देख लिए। ठीक है, इस इमेज से हमने बहुत सारे गाइडिंग सिम्टम्स कवर कर लिए। अब जो मैंने ये आपको सिचुएशन बताई LNT वाली, ठीक है, लार्सन एंड टर्बो एक कंस्ट्रक्शन साइट है, वहाँ पे एक मैनेजर है, जो मैनेजर ये भाई साहब है, इनका क्या है, ये अंदर बैठे बैठे कंप्यूटर पे, जो इनके पास कंप्यूटर है वो कैसा है, डेल का LCD टीवी पे ये सारे लोगों का काम देखते हैं। लेकिन ये बाहर क्यों खड़े हैं? जब मैनेजर है तो ये बाहर क्यों खड़े? क्योंकि इन्हें वार्म रूम में दिक्कत होती है, ओपन एयर से इन्हें आराम मिलता है, इसलिए भाई साहब यहाँ ओपन एयर में खड़े हैं। ठीक है, अब LNT से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, मैं लिखता जाता हूँ। L फॉर लेफ्ट साइडेड रेमेडी, सबसे पहला लेफ्ट साइडेड रेमेडी है। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, अभी यहाँ नहीं लिखता हूँ। लेफ्ट साइडेड रेमेडी है, L फॉर लेफ्ट साइडेड रेमेडी है। N फॉर न्यूरल्जिक पेन, T फॉर थ्रेड लाइक पेन। D से क्या मान लेंगे हम? एक D से हम मानते हैं डिज़ायर। उसका क्या डिज़ायर है? रॉ अनियन, यानी कच्चा प्याज खाने का उसका डिज़ायर है। ठीक है, और फिर अब हम देखते हैं ये जो L है ये किस लिए है? ये L है लेरेंजाइटिस के लिए। ठीक है, उसको गले में लेरेंजाइटिस है। अब ये क्या है? C कॉमन कोल्ड हो गया, कफ हो गया। ठीक है, इस वजह से है। अब ये जो D है, एक D डिस्चार्ज का है और एक D डिज़ायर का है। मान लेते हैं ये वाला D, ये वाला D डिस्चार्ज का है, और ये वाला जो D है लास्ट वाला, ये डिज़ायर का है। ठीक है, डिज़ायर और डिस्चार्ज, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी। ठीक है, अब इस तरीके से हम ये जो जितने भी सारे गाइडिंग सिम्टम्स हैं, हम ये दो तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, ये दो तरीके हैं बेस्ट। और आप लोग अगर ये इमेज और ये चीज़ आप लोग रिलेट कर लेते हैं, ये दोनों, तो आप लोग को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। सारे के सारे गाइडिंग सिम्टम्स आप लोग बाय वर्ड्स आप लोग अपनी आंसर की में लिख सकते हैं, आंसर शीट में लिख सकते हैं, और टीचर्स को बाय वर्ड्स आप लोग एक एक पॉइंट्स अपने एक्सप्लेन कर देंगे कि हाँ ये भी देखने को मिलेगा, ये भी देखने को मिलेगा। एलिमेंट क्या होगी? दिक्कत बढ़ेगी, इससे बैड इफेक्ट ऑफ गेटिंग वेट सैलेड से, क्यूकम्बर से इसकी दिक्कत बढ़ेगी। ठीक है, और एक्सपोजर टू डैम नॉर्दर्न वेस्टर्न कोल्ड विंड से इसकी दिक्कत बढ़ेगी। ठीक है, और एलियम सिपा के SK दुबे में इतना ही था। तो पार्ट 1 में सिर्फ हम इतना ही कवर करेंगे। पार्ट 2 आपको एवरी थर्सडे एट 9:30 AM, उसमें हम क्या कर रहे होंगे? पार्ट 2 में विलियम बोरिक सर की बुक, और उसके साथ हम HC एलन सर की बुक देख रहे होंगे। तो दैट्स इट गाइस, दैट्स इट फॉर एलियम सिपा। तो स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2, स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2। और ठीक है, फिर हम पार्ट 2 में मिलते हैं। और उस ज़रूर से ज़रूर जो भी पार्ट 1 देख रहा है, अगर उसके एग्ज़ाम्स नहीं चल रहे हैं तो वो पार्ट 2 भी ज़रूर देखे। इससे आप लोग के क्लिनिकल अप्रोचेस बहुत अच्छे हो जाएंगे। आप लोग को समझ में आएगा कि हाँ, हमें इस चीज़ पे फोकस करना है और इस चीज़ पे फोकस नहीं करना है। कि हमें केस टेकिंग लेते टाइम पता होना चाहिए कि हमें किस सिम्टम पे ध्यान देना है और किस सिम्टम को अवॉइड करना है, नेगलेक्ट कर सकते हैं हम। ये सारी चीज़ें आप लोग को इन्हीं सारी चीज़ों से आएंगी। सो थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच।